Hello everyone, welcome on my YouTube channel. In the last lecture of 12th biology, we study about the DNA as a genetic material and the chemical structure of the DNA. But today we study about the more about the DNA के बारे में और पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट द चार्गस रूल क्या होता है, ठीक है। तो चार्गस रूल किसके ऊपर, एक साइंटिस्ट के नाम के ऊपर दिया गया है, क्योंकि जो इन 1950 के अंदर इन 1950s के अंदर जो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एरविन चार्गफ, तो ही गिव द सम इम्पोर्टेंट फॉर्मुलेटेड जनरलाइजेशंस अबाउट द डीएनए स्ट्रक्चर्स। तो इसने डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग बताई थी। तो उसके हॉनर्स में तो उन जो उसने बताया था, जो फॉर्मूलेज उसने बताए थे, जो जनरलाइजेशन या जो फैक्ट उसने डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में बताए थे, तो उनको चार्गस का रूल दे दिया गया था, ठीक है। तो इन 1950 जो एरविन चार्गफ गिव सम इम्पोर्टेड फॉर्मुलेटेड जनरलाइजेशन अबाउट द डीएनए स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो इन द ऑनर ऑफ दिस तो ही गेव द चार्गफ्स रूल्स, ठीक है। तो उसकी जो चार्गफ्स रूल थे उसके जो पॉइंट्स थे वो क्या क्या थे, उसमें सबसे पहला पॉइंट था कि द अमाउंट ऑफ प्यूरिन is always equal to pyrimidine। मतलब क्या हुआ कि जो अमाउंट है A प्लस जी की वो हमेशा क्या होती है, बराबर होती है C प्लस TC, ठीक है। एडेनिन ग्वानिन की जो अमाउंट क्या होगी, बराबर होगी थायमिन के और साइटोसिन के, ठीक है। सेकंड थिंग उसने क्या बताया था कि द अमाउंट ऑफ, अगर इनकी अमाउंट बराबर है तो अमाउंट ऑफ A इक्वल टू T और G इक्वल टू क्या होगी, C होनी चाहिए, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ A क्या होती है, बराबर होती है T के, और G की अमाउंट होती है किसके, C के क्या होती है, बराबर होती है। मतलब एडेनिन की अमाउंट किसके बराबर होगी, थायमिन के, और ग्वानिन की होगी किसके, साइटोसिन के, ठीक है। जो थर्ड थिंग इसने बताई थी, द रेशियो ऑफ A प्लस T बाई G प्लस C इज कॉन्स्टेंट इन ए स्पीसीज। भाई इनकी जो रेशियो होती है वो किसी स्पीसीज में क्या मिलेगी, आपको कॉन्स्टेंट मिलेगी, बट मे डिफर इन डिफरेंट स्पीसीज। लेकिन अलग स्पीसीज में इनकी अमाउंट क्या होती है, कैन बी डिफर या मे बी डिफर, वो उसकी डिफरेंट होने की संभावना होगी, ठीक है। तो थर्ड थिंग इसने बताई थी कि जो बैकबोन ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट सुगर फॉस्फेट बैकबोन, ठीक है। फॉस्फेट सुगर फॉस्फेट बैकबोन क्या होती है, वो बनी होती है। मतलब सुगर और फॉस्फेट फाउंड इन द अल्टरनेटिव मैनर के अंदर वो मिलते हैं, ठीक है। तो दीज थिंग्स टेल्स अबाउट द चार्गफ्स के द्वारा ये बताई गई थी। तो इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, चार्गफ्स रूल बोलते हैं, क्योंकि 1950 के अंदर एरविन चार्गफ ने इन डीएनए के बारे में इन चीज़ों को बताया था, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी क्या हैं, चार्गफ्स रूल हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ था, एक साइंटिस्ट था एस्टबरी। तो एस्टबरी ने क्या किया था, डीएनए की जो स्ट्रक्चर को स्टडी किया था बाय द एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा एस्टबरी ने क्या किया, डीएनए की स्ट्रक्चर को क्या किया था, स्टडी किया था, ठीक है। तो ही गिव द 3 डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डीएनए बाय द एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो जो एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा तो जो एस्टबरी ने क्या किया था, डीएनए की जो 3 डायमेंशनल जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको प्रोवाइड करवाया था, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर को बताया था। और इसने क्या बताया था कि जो डीएनए के अंदर जो प्यूरिन और पायरिमिडिन के जो रिंग है, दे आर फ्लैट, वो क्या है, फ्लैट है, बट दे आर एट द राइट एंगल ऑफ द सुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन के क्या होते हैं, वो राइट एंगल के ऊपर होते हैं। तो इसने जैसे किया, जो एस्टबरी था, इसने क्या किया था, डीएनए की स्ट्रक्चर को क्या किया था, स्टडी किया था एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा। तो इसने क्या पाया था कि डीएनए के अंदर कि जैसे उसने उसकी स्ट्रक्चर को 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को कॉन्फ़िगरेशन किया, उसको देखा, तो उसने क्या पाया कि जो
प्यूरिन और पैरिमिडिन के जो रिंग होते हैं वो फ्लैट मिले हैं, उसमें फ्लैट होते हैं, और उनके वो क्या होते हैं, शुगर फॉस्फेट के क्या होते हैं, राइट एंगल पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और जो डीएनए का जो डायमीटर है वो कितना होता है, लगभग कितना, 20 एंगस्ट्रॉम इसने बताया था ऐसे, ठीक है। अब इस स्टडी को क्या किया था, फर्दर आगे लेके गए थे, कौन लेके गए थे, विल्किंस और द रोजालिन फ्रैंकलिन, दो साइंटिस्ट आए उसके बाद, विल्किंस एंड रोजालिन फ्रैंकलिन। तो ये तो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, फिर दोबारा से क्या किया, डीएनए के मॉलिक्यूल्स को स्टडी किया उसके एक्सरे के द्वारा ही, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक डीएनए मॉलिक्यूल का एक दे टेक ए डीएनए क्रिस्टल ऑफ डीएनए, एक जो डीएनए का मॉलिक्यूल था उसका क्या लिया, क्या क्रिस्टल लिया, एंड पास द एक्सरे, और इसमें से उन्होंने क्या किया, एक्सरे पास करवाया। तो एक्सरे जो डिफ्रैक्शन के द्वारा दे टेक द फोटोग्राफ ऑफ द डीएनए एंड मेजर द डायमेंशंस, उसकी डायमेंशंस को क्या किया, मेजर किया। इन्होंने बताया था कि जो डीएनए है इसका जो हेलिक्स होता है, इसका जो डायमीटर है, इट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द इट्स एंटायर लेंथ। तो इन्होंने क्या बताया था, जैसे इन्होंने क्या किया, डीएनए क्रिस्टल को लिया, उसमें से एक्सरे स्टडी की उसकी, मतलब उसको एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा उसको अगर स्टडी किया था, तो उन्होंने क्या पाया कि जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है तो उसका जो एंटायर लेंथ के अंदर जो डायमीटर होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और दैट विल बी द 20 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है वो, 20 एंगस्ट्रॉम का होता है, ठीक है। और इन्होंने क्या पाया था कि जो कंप्लीट एक टर्न होता है, ठीक है, हेलिक्स का, तो उसमें नियर अबाउट क्या होते हैं, 10 बेस पर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, और उसकी लेंथ होती है नियर अबाउट 34 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम के क्या होती है, वो बराबर होती है, ठीक है। अब इस फैक्ट के ऊपर, ठीक है, इस फैक्ट के ऊपर इन्होंने क्या बताया था, डायमीटर इतना है, एक कंप्लीट हेलिक्स की जो टर्न की जो क्या होती है, लंबाई इतनी होती है, और उसमें कितने होते हैं, 10 क्या होते हैं, बेस पेयर होते हैं, 10 BP क्या होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। तो इस जनरेशन के ऊपर या इस इंफॉर्मेशन के ऊपर क्या है, जो वाटसन ने और क्रिक ने गिव द डीएनए मॉडल, ठीक है, क्या दिया था, डीएनए मॉडल। तो दो साइंटिस्ट थे, जेडी वाटसन एंड क्रिक, जेडी वाटसन एंड द क्रिक इन 1953 gave द डीएनए मॉडल। उन्होंने क्या दिया, डीएनए मॉडल को दिया था, ठीक है। और फॉर दिस दे आल्सो गेट ए नोबेल प्राइज इन द 1962 के अंदर उनको क्या मिला था, इसके बारे में नोबेल प्राइज मिला था। इन्होंने क्या दिया था, डीएनए के मॉडल को दिया था। अब 1962 में इन दो के साथ क्या है, फ्रैंकलिन को भी, जो विल्किंसन को भी क्या किया था, मतलब नोबेल प्राइज से उसको उनको सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो जेडी वाटसन ने और क्रिक ने 1953 में क्या दिया, डीएनए मॉडल दिया था, उसके ऑनर में उनको क्या गया था, 1962 के अंदर उनको सम्मानित किया गया था, उनको गिफ्ट या सॉरी जो नोबेल प्राइज उनको दिया गया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया था डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में, जो डीएनए मॉडल बनाया था, कि डीएनए हैज 2 स्ट्रैंड्स विच आर क्वाइल्ड ए कॉमन एक्सिस। इन्होंने ये बताया था, देयर आर 2 स्ट्रैंड इन द डीएनए, डीएनए में 2 स्ट्रैंड होती हैं, और वो किसी कॉमन एक्सिस के चारों क्या होती हैं, क्वाइल्ड होती हैं, ठीक है, और वो भी राइट हैंडेड क्वाइल्ड, ठीक है। तो इन्होंने जो डीएनए स्ट्रक्चर बताया था, इन्होंने ये बताया था, जो डीएनए की 2 स्ट्रैंड होती हैं, दे आर क्वाइल्ड अराउंड ए कॉमन एक्सिस। वो एक कॉमन एक्सिस की क्या होती हैं, अराउंड क्या होती हैं, क्वाइल्ड होती हैं, और राइट हैंडली क्या होंगी, क्वाइल्ड होंगी। और देयर आर 2 स्ट्रैंड इन द डीएनए, तो वंश में अगर 5 प्राइम है,
तो उसका जो अदर पोर्शन होगा वो क्या होगा, इट विल बी द 3 प्राइम, इट विल बी द 3 प्राइम। ठीक है, ये वैसे देखो यहाँ पर जो डायग्राम है पूरा नहीं आएगा, तो मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ दोबारा से बनाने की, ताकि जो 3 प्राइम और 5 प्राइम सही डायरेक्शन के अंदर आ जाएं। अगर एक चैन क्या 5 प्राइम है तो सेकंड टर्म उसकी क्या होगी, 3 प्राइम होगी। मतलब ये 5 प्राइम टू क्या होगा, 3 प्राइम मिलेगी, और ये 3 प्राइम टू क्या मिलेगी आपको, 5 प्राइम मिलेगी। ठीक है, बोथ स्टेम्स आर रन एंटी पैरेलल टू द ईच अदर, वो एक दूसरे क्या होती हैं, बिल्कुल एंटी पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया था कि जो एक कंप्लीट टर्न होता है, कंप्लीट टर्न होगा यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ तक क्या एक कंप्लीट टर्न है, क्या है, एक कंप्लीट टर्न है। तो इस जो कंप्लीट टर्न की जो लेंथ होती है वो होती है, कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है, 34। और इन्होंने ये बताया था कि जो डायमीटर होता है डीएनए का, तो द डायमीटर ऑफ द डीएनए इज नियरली अबाउट द 20 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है वो, 20 एंगस्ट्रॉम के क्या होता है, बराबर होता है। द डायमीटर ऑफ द डीएनए इज नियरली अबाउट 20 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, विद इन द 1 कंप्लीट टर्न, एक कंप्लीट टर्न के अंदर क्या होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। कितने बेस पेयर होते हैं, देयर आर 10 बेस पेयर इन द कंप्लीट 1 टर्न। यहां से लेके यहां तक क्या है, एक पूरी टर्न होती है, उसमें क्या होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर आर प्रेजेंट इन 1 कंप्लीट टर्न। ठीक है, तो और इन्होंने ये कहा था कि देयर आर द 2 ग्रुप्स इन द डीएनए। जो डीएनए होता है उसमें क्या होते हैं, 2 ग्रुप्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, देयर आर 2 ग्रुप्स प्रेजेंट इन द डीएनए। देयर आर 2 ग्रुप्स प्रेजेंट इन द डीएनए में क्या होंगे, 2 ग्रुप्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये एक तरह से क्या होता है, ये डीएनए स्ट्रक्चर है, ये भी यहां से यहां तक क्या है, कंप्लीट टर्न है। इसमें कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर आर प्रेजेंट इन द 1 कंप्लीट टर्न। ठीक है, तो ये जो ये क्या होती है, जो बैकबोन होती है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, सुगर और फोस्फेट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, सुगर और फोस्फेट क्या होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पे सुगर, सॉरी फोस्फेट, फिर सुगर, फिर फोस्फेट, फिर क्या सुगर, इस तरह से क्या होंगे, फोस्फेट सुगर फोस्फेट सुगर फोस्फेट। ठीक है, तो इस तरह से क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने ये बताया है कि जो एक कंप्लीट टर्न होगा लगभग 5 बेस पेयर इसके अंदर मिलेंगे, और 5 आपको बेस पेयर क्या आते हैं, इसमें मिलते हैं। तो कंप्लीट में कितने होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। कितने होते हैं, 10 बेस पेयर। लेकिन इसकी जो लेंथ होती है कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है, 34। अब एक बेस पेयर के बीच में कितनी लेंथ होगी, वो होगी नियर अबाउट 3.4 एंगस्ट्रॉम क्या होती है, लेंथ होती है बिटवीन एक 1 बेस पेयर के में। अब जो सुगर होता है, सुगर से क्या होता है, जो यहाँ पर क्या होंगे, बेस पेयर क्या होंगे, अटैच होंगे। सुगर से क्या अटैच होता है, बेस पेयर क्या होंगे, अटैच होंगे। ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो सुगर के बीच में और फोस्फेट के ग्रुप में जो बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब ये हमारी एस क्या सुगर है, और ए हमारा क्या एडेनिन है। सुगर और फोस्फेट के बीच में क्या होता है, एक बॉन्ड होता है। तो उस बॉन्ड को मैंने क्या बताया था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बताया था, इट इज ए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। अब मैंने ये आपको ये भी बताया था कि जो एक हमारा एडेनिन होगा, एक क्या होगा, थायमिन होगा। ए ऑलवेज क्या करेगा, टी से कंबाइन करता है विद द डबल बॉन्ड्स। और जो बेस पेयर होते हैं इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या उसको हम बोलते हैं एच बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम एच बॉन्ड उसको हम बोलते हैं। तो इस तरह से जो एक कंप्लीट टर्न होता है इसमें क्या होते हैं, नियरली 5 बेस पेयर और 5 बेस पेयर इसके अंदर, और 5 बेस पेयर क्या होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, दोनों अंदर 5। ठीक है, टोटल कितने बेस पेयर होते हैं, 10 होते हैं। जो सुगर और फोस्फेट क्या करते हैं, इसकी बैकबोन को बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इसकी बैकबोन को बनाएंगे। मैंने आपको ये बताया था जो डीएनए होता है उसमें क्या होते हैं, जनरली 2 ग्रुप्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो एक तो होता है इसमें मेजर ग्रुप्स,
और सेकंड होता है माइनर ग्रुप्स। तो जो मेजर ग्रुप्स है और माइनर ग्रुप्स है, दे आर प्रेजेंट एंटायर लेंथ ऑफ द डीएनए इन ए अपोजिट मैनर। एक दूसरे क्या होंगे, वो अपोजिट मैनर में क्या होंगे, प्रेजेंट होते हैं माइनर और मेजर। जो मेजर ग्रुप है इट इज मोर इन द लेंथ, नियर अबाउट 22 एंगस्ट्रॉम होता है और इट इज 12 एंगस्ट्रॉम। जो मेजर ग्रुप है इसकी लेंथ कितनी होती है, 22 एंगस्ट्रॉम होगी। और जो हमारा माइनर ग्रुप होता है इसकी लेंथ कितनी होती है, नियर अबाउट क्या होती है, 12 एंगस्ट्रॉम होती है। मेजर ग्रुप कहाँ पे बनता है डीएनए के अंदर, जहाँ पर डीएनए की जो दो स्ट्रैंड है एक दूसरे से बिल्कुल दूर होंगी, अपार्ट होती हैं, जहाँ पर उन पे क्या होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। डीएनए की दो स्ट्रैंड के बीच में जहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होती है वहाँ पे बनता है आपका मेजर ग्रुप्स। और जहाँ पर डीएनए की दो स्ट्रैंड आपस में क्या होती है, एक दूसरे के क्लोजली आती हैं, वहाँ पर जो ग्रुप्स बनेगा वहाँ पर क्या बनता है, माइनर ग्रुप्स। क्या बनता है वहाँ पर, माइनर ग्रुप्स। ठीक है, जहाँ पर जो डीएनए जो दो स्ट्रैंड है वो एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, अपार्ट जाती हैं, तो वहाँ पर जो ग्रुप्स बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मेजर ग्रुप्स। और जहाँ पर डीएनए की जो दो स्ट्रैंड है एक दूसरे के बिल्कुल पास आती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइनर ग्रुप्स। ठीक है, एक तरह से यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस ये हमारी एक तरह से माइनर ग्रुप्स की होती है, और ये जो डिस्टेंस होती है यहाँ से जो अपार्ट जो दूर होती है ये होती है हमारी मेजर ग्रुप्स की। ये होता है माइनर और ये होता है मेजर ग्रुप्स। जहाँ पर डीएनए स्ट्रैंड एक दूसरे से क्या होती है, मैक्सिमम अपार्ट होती है, मैक्सिमम क्या होती है, उनके बीच में दूरी होती है। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इट रिप्रेजेंट द मेजर ग्रुप्स एंड दिस डिस्टेंस रिप्रेजेंट द माइनर ग्रुप्स। ठीक है, तो ये जो अबाउट ऑल द जो फैक्ट थे, ठीक है, तो इनको पब्लिश किया गया था, एक मैगजीन था जिसका नाम था जर्नल मैगजीन था। ठीक है, क्या नाम था, जर्नल मैगजीन के अंदर इसको पब्लिश किया गया था एक पेपर के द्वारा, और इट फॉर्म ए माइलस्टोन फॉर द जर्नलिस्ट के लिए या डीएनए स्टडी के लिए कि एक मतलब माइलस्टोन का इसने काम किया था। ठीक है, और डीएनए की जो स्ट्रक्चर के बारे में जो वाटसन था उसने लिखा भी था, उसकी एक बुक थी डबल हेलिक्स, द डबल हेलिक्स। इसके बारे में, डीएनए के बारे में इस बुक के अंदर क्या है, वाटसन ने इसका मतलब रिप्रेजेंट किया था डीएनए स्ट्रक्चर को द डबल हेलिक्स बुक के अंदर। ठीक है, तो आज हमने स्टडी किया था अबाउट द डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में, इसके मतलब अंदर बेस पेयर कौन से होते हैं, इनकी बेंडिंग कैसे होगी, इसकी जो स्ट्रक्चर कैसे होती है, और जो स्ट्रक्चर की स्टडी कैसे हुई थी। ठीक है, उसके बारे में स्टडी किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशंस। ठीक है, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।